सभी को नमस्कार। जनन की बात कर रहे थे, रिप्रोडक्शन की। लैंगिक अलैंगिक जनन के प्रकार देखे, कुछ उनसे संबंधित कुछ विशेष परिभाषाओं की, जैसे पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनोकार्पी, एपोमिक्सिस आदि की बात की। अब आगे बात करते हैं मनुष्यों में जनन तंत्र की, यानी ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। पहले नर जनन तंत्र पढ़ते हैं और फिर उसके बाद मादा जनन तंत्र। तो जनन तंत्र या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो देखते हैं जनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। भाई जनन वाले पार्ट का ही भाग है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जनन तंत्र, भाई हमारे शरीर में हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के अंग तंत्र होते हैं। तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, परिसंचरण तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, कंकाल तंत्र, अलग अलग प्रकार के तंत्र। जनन तंत्र भी जनन क्रिया से संबंधित शारीरिक तंत्र है, ऑर्गन सिस्टम है। सभी अंग तंत्रों में जिस प्रकार से कई प्रकार के अंग पाए जाते हैं, वैसे ही कई अंग यहां पर भी पाए जाएंगे। कई संरचनाएं यहां पर भी होंगी, कुछ ग्रंथियां होंगी। क्या कार्य हैं, कैसे करते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो पहले मैं पढ़ाने जा रहा हूं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, भाई जनन तंत्र पूरा क्या है, ऑर्गन सिस्टम है। ये कई संरचनाएं पाई जाएंगी। क्या क्या संरचनाएं पाई जाती, पहले नाम लिख देता हूं, फिर डायग्राम बनाते हुए सबको समझते हैं। नर जनन तंत्र, भाई सीधी सी बात है, मनुष्यों में नर में जनन क्रिया से संबंधित जो अंग तंत्र है वो जनन तंत्र कहलाएगा। अब सबसे पहले हम बात करते हैं जनन तंत्र में वृषण कोश क्या है, देखते हैं। वृषण कोश या स्क्रॉटल सैक, फिर वृषण कोश के अंदर पाए जाते हैं वृषण टेस्टिस, प्राथमिक जनन अंग। टेस्टिस या वृषण, पहले नाम लिख रहा हूं, ठीक है, फिर इनको अभी डायग्राम से समझते हैं। वृषण या टेस्टिस प्राथमिक नर जनन अंग होते हैं। जैसे मादा में अंडाशय, ओवरी होती हैं, वैसे ही नर में वृषण या टेस्टिस प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वृषण के बाद बात करते हैं शुक्र वाहिकाएं। शुक्र वाहिकाएं छोटी छोटी नलिकाएं जो इस वृषण से जुड़ी रहती हैं, शुक्र वाहिकाएं कहलाती हैं, या इनको वासा एफरेंचिया भी कहते हैं।
इफेरेंशिया, देन शुक्रवाहिकाएं जाकर आगे अधिवृषण के संपर्क में, अधिवृषण बोले तो एपिडिडाइमिस, फिर और संरचनाओं की भी बात कर लेते हैं। अधिवृषण एपिडिडाइमिस के बाद हम देखते हैं शुक्रवाहिनियां, वासा डिफरेंशिया, वासा डिफरेंशिया, फिर हम देखते हैं शुक्राशय, सेमाइनल वेसिकल, फिर हम देखते हैं ग्रंथियां या ग्लैंड्स जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, फिर हम बात करते हैं शिश्न या पेनिस। ये नर जनन अंग के अलग अलग भाग हैं, डायग्राम बनाकर भी देखते हैं इसको। प्राथमिक जनन अंग है वृषण। क्यों प्राथमिक क्यों कहा? क्योंकि जो नर युग्मक होते दैट इज शुक्राणु, स्पर्म। शुक्राणु का निर्माण कहां होता है? इस टेस्टिस में होता है, वृषण में। तो डायग्राम बनाकर इनको समझते हैं कि नर जनन तंत्र की जो अलग अलग संरचनाएं हैं कैसी है, क्या है भाई। सबसे पहले हम देखते हैं मनुष्य में, नर मनुष्य में दोनों पैरों के बीच थैले नुमा सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैले नुमा संरचना पाई जाती है, बिल्कुल कोश के जैसा थैले नुमा, स्किन त्वचा से बना हुआ। इसे स्क्रोटल सैक या वृषण कोश कहते हैं। स्क्रोटल सैक या वृषण कोश कहते हैं। स्क्रोटल सैक या वृषण कोश हो गया ये। फिर उसके बाद देखते हैं इसके अंदर, किसके अंदर? इन वृषण कोश के अंदर हल्के गुलाबी रंग के वृषण पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों सेम आकार के होते हैं। ये वृषण कोश के अंदर हमने बात की, वृषण पाए गए। इन वृषण में हमने देखा कि छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं, यानी वृषण जो है, टेस्टिस जो है, ये कुछ सेगमेंट्स में, कंपार्टमेंट्स में ऐसे बटे हुए होते हैं दोनों वृषण। भाई दोनों पैरों के बीच स्क्रोटल सैक था, उसके अंदर
क्या पाए जाते हैं? ये वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं। लिख लेते हैं भाई, ये तो है आपके वृषण या टेस्टिस, ठीक है, ये वृषण हो गए और अंदर से ये कई कंपार्टमेंट में डिवाइडेड है। अब ये वृषण जो है, वृषण कोश के अंदर एक बिल्कुल पैड लाइक स्ट्रक्चर होती है जिस पर ये रेस्ट करते हैं। गुबर्नैकुलम कहते हैं इसे। क्या कहते हैं इसे? गुबर्नैकुलम। भाई गुबर्नैकुलम नथिंग एल्स, बस एक ऐसा पैड लाइक स्ट्रक्चर है जिस पर ये टेस्टिस क्या कर रहे हैं, एक तरह से रेस्ट कर रहे हैं। ये देख लो, ये थोड़ा सा इसको डिफरेंट कलर से शो कर देता हूं। गुबर्नैकुलम। फिर यहां से हम देखते हैं कि कुछ पतली पतली नलिकाएं ये वृषण से जुड़ी हुई रहती है और ये यहाँ पर आगे चलकर ये आपस में जुड़कर वृषण जालक का निर्माण करती है। वृषण जालक बोले तो रेटेड टेस्टिस बोलते, एक तरफ ही बना रहा हूं, ठीक है, दोनों में नहीं बना रहा हूं, एक तरफ ही बना रहा हूं, उसमें भी होगा, ठीक है। उसके साथ अपन ऐसा नहीं कि सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अब यहां पर ये भाई शुक्र वाहिनियां, सॉरी शुक्र वाहिकाएं जो ये है वृषण जालक के साथ, ये शुक्र नलिकाएं भी यहां से निकल रही हैं। शुक्र वाहिकाएं, सॉरी नलिकाएं कहां से आ गई, शुक्र वाहिकाएं, वासा इफेरेंशिया। एक एक चीज जो अपन ने लिखी है वो मैं बताता चल रहा हूं। हमने वृषण कोश, वृषण, शुक्र वाहिकाएं, अब शुक्र वाहिकाओं के बाद हमने लिखा है अधिवृषण। अधिवृषण एक ऐसी पतली नलिका रूपी संरचना है जो कि इस वृषण के ऊपरी भाग को भी घेरे रहती है और बहुत अत्यधिक कुंडलित संरचना होती है और ये एक कॉर्ड के रूप में एक पतली कॉर्ड के रूप में ये वृषण से बाहर निकलकर, सॉरी वृषण कोश से बाहर निकलकर कहां जा रही है? ऊपर, उदर गुहा की तरफ, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी की तरफ ऊपर जा रही है। ये जो ऊपर जा रही है ये तो हो गई आपकी शुक्र वाहिनी, वासा डिफरेंशिया। चलो पीछे लिख दिया इंग्लिश, इसलिए यहां पर नहीं लिख रहे, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देगा फिर। और ये जो ऊपर कवर कर रखा है ये वाला भाग, इसे कह देंगे अधिवृषण, एपिडिडाइमिस।
ठीक है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस अधिवृषण, ठीक है। अधिवृषण के बाद हमने फिर और आगे देखा है शुक्र वाहिनियां, ये भी पढ़ लिया, और फिर आ जाता है शुक्राशय। तो शुक्राशय को पढ़ाने से पहले इधर से भी मैं थोड़ा सा, भाई कंप्लीट तो नहीं बना रहा, लेकिन मैं यहां से भी एक बार शुक्र वाहिनी ले आता हूं, ठीक है। इसकी भी शुक्र वाहिनी आ जाए तो बायलेटरली अच्छा डायग्राम बनेगा। ये उदर गुहा की तरफ आ जाती है। अब यहां जस्ट ऊपर हमने उत्सर्जन तंत्र जब पढ़ा था, तब हमने बात की थी कि वो एक त्रिकोणीय आकार का मूत्राशय पाया जाता है। ये क्या हो गया? मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर। अब इस मूत्राशय में हम देखते हैं कि ऊपर से आकर यहां पर मूत्र वाहिनियां खुलती हैं। पढ़ा है ना हमने, मूत्र वाहिनियां खुलती हैं, और इन मूत्र वाहिनियों के ऊपर से पलटते हुए ये इस प्रकार से आगे चलकर इसी मूत्राशय के आगे, यानी यहीं से हमने देखा था मूत्र मार्ग आ रहा था। भाई मूत्राशय से हमने देखा था ना मूत्र मार्ग, तो ये लो मूत्र मार्ग में ही आकर कौन खुल रही हैं? मूत्र वाहिनियां। मैंने तब भी बताया था, मनुष्य में नर की बात करें तो नर में मूत्र मार्ग और जनन मार्ग यानी वीर्य और मूत्र एक साथ ही एक ही रास्ते से आती है। यहां कुछ संरचनाएं बना देता हूं, देखो ये आकर यहां पर खुल रही हैं, ठीक है। अब यहां पर जहां ये ग्रंथियां खुलती है, बिल्कुल यहीं पर दोनों शुक्र वाहिनियों के सिरों पर यहां शुक्राशय सेमाइनल वेसिकल होता है। सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय। भाई शुक्राशय या सेमाइनल वेसिकल बिल्कुल इन शुक्र वाहिनियों के अंतिम सिरे पर हमने देखा, और जहां शुक्राशय है इसके बिल्कुल पास, यहीं पर हम थोड़ा डिफरेंट कलर से बना देते हैं, यहीं पर हम एक ग्रंथि देखते हैं, ग्लैंड देखते हैं, जिसे कहते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। और प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की तरफ, प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे की तरफ हम ये पीछे से कंटिन्यू है, ठीक है, ये हम यहां पर देखते हैं काउपर ग्रंथि, काउपर ग्लैंड। लास्ट में हम देखते हैं ये जो मूत्र मार्ग था, मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा,
ये एक बेलनाकार संरचना, एक बेलनाकार संरचना के रूप में आगे कंटिन्यू रहता है। बेलनाकार संरचना के रूप में आगे कंटिन्यू रहेगा, जिसे हम शिश्न या पेनिस कहते हैं। शिश्न या पेनिस कहेंगे इसे, ठीक है। पेनिस या शिश्न कहते हैं। शिश्न का अंतिम भाग हम देखते हैं कुछ फूला हुआ रहता है, जिसे ग्लांस पेनिस या शिश्न मुंड कहते हैं। तो अंतिम भाग जो है भाई, ये शाफ्ट वाला भाग हो गया पेनिस का, यहां तो हो गया शाफ्ट, ये कहलाता है शिश्न या पेनिस। शिश्न या पेनिस, और पेनिस का अगला फूला हुआ भाग इसे कहते हैं शिश्न मुंड, ग्लांस पेनिस कह देते हैं, ग्लांस पेनिस। ग्लांस पेनिस कह देते हैं। ये नर जनन तंत्र में जो नर जनन अंग की विभिन्न संरचनाएं, उनकी हमने बात की, ठीक है। शरीर के बाहर देखते हैं तो केवल हमें पेनिस दिखाई देता है, या नीचे की तरफ स्क्रॉटल सैक दिखाई देता है। बाकी इनके अंदर ही ये वृषण, अधिवृषण, शुक्र वाहिनियां, शुक्र वाहिकाएं, ये सभी इसके अंदर ही पाई जाते हैं। ठीक है, केवल शरीर के बाहर तो पेनिस और स्क्रोटल सैक दिखाई देता है। तो ये नर जनन तंत्र की हमने बात की, लिख लेते हैं भाई। डायग्राम किस चीज का है? नर जनन तंत्र, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या नर जनन तंत्र, जिसमें हम बात करते हैं कि अलग अलग संरचनाएं जो हमने लिखी, उनको अब हमने डायग्राम के थ्रू देख भी लिया। अब इनके बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि भाई कौन कौन सी संरचनाएं। जैसे पहले हम ये वृषण कोश की बात कर लेते हैं। वृषण कोश, अक्सर क्वेश्चन आता है कि ये वृषण शरीर के बाहर, भाई उदर गुहा के बाहर लटके हुए रहते हैं। उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं? आखिर ऐसा क्या रीजन है कि वृषण मानव या बात करें कई जंतुओं में शरीर के बाहर क्यों रहते हैं? क्योंकि देखो, हमारी ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस। इस 37 डिग्री सेल्सियस यानी तापमान ज़्यादा, यहाँ पर शुक्राणुओं का परिपक्वन, मैच्योरेशन नहीं हो सकता, यानी शुक्राणुओं का उत्पादन प्रभावित होता है इतने ज़्यादा तापमान पर। तो क्या हुआ, ये शरीर के बाहर रहते हैं। कौन? वृषण कोश। इसके अंदर ये टेस्टिस या वृषण रहते हैं। तो तापमान कम होता है 2 से 3 डिग्री सेल्सियस इन टेस्टिस का बाहर रहने पर। तो अब यहां पर देखो, ये जो टेस्टिस है ना, इसके अंदर ही अपन बात करेंगे। अभी ये जो चैम्बर्स बनाए ना, इनके भी अंदर बताऊंगा। यहाँ पर सेमिनिफेरस नलिकाएं होती है, लिडिक सेल्स होती हैं, सर्टोली सेल्स होती है, नर्व सेल्स होती हैं, सस्टेंटिकुलर सेल्स भी कहते हैं। तो वहां पर शुक्राणुओं का उत्पादन होता है। कहां पर? ये टेस्टिस में। अधिवृषण में इनका परिपक्वन होता है, फिर यहां से होते 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 शुक्राणु यहां पर पहुंचते हैं। कहां पर? इस शुक्रवाहिनी से होते हुए शुक्राशय से कई तरल पदार्थ मिलते हैं, और ये तरल पदार्थ और शुक्राणु मिलकर पेनिस के द्वारा शरीर से बाहर आते हैं। तो जिस रास्ते से ये शुक्राणु आ रहे हैं, उसी रास्ते से मूत्र भी तो आ रहा है। मूत्र मार्ग भी तो यही है।
तो इसलिए ध्यान रखना भाई कि दोनों जनन मार्ग और मूत्र मार्ग दोनों क्या होते, कॉमन होते, किसमें, नर में। कुछ ये ग्रंथियां, प्रोस्टेट ग्रंथियां, काउपर ग्रंथियां, ये भी वीर्य जो द्रव आ रहा था ना, कहां से, शुक्राशय से, तो शुक्राशय का द्रव, काउपर ग्रंथियों का, सॉरी प्रोस्टेट ग्रंथि का द्रव, ये मिलकर क्या करते हैं, वीर्य सीमन का निर्माण करते हैं। और उसके अंदर शुक्राणु कहाँ से आ गए, ये लोइस टेस्टिस से आ गए। कभी ऐसे मत गलती कर देना कि शुक्राशय में शुक्राणुओं का निर्माण, नहीं, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है, टेस्टिस में, इसीलिए तो इसको प्राथमिक जनन अंग कहा है। तो आगे बात कर लेते हैं, इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं कि पहले हम शुरुआत करते हैं वृषण कोश से। ठीक है, डायग्राम बना लिया हमने, पढ़ लिया, अब इसको लिख लेते, आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृषण कोश, स्क्रॉटल सैक। देखें इसे कि ये उदर गुहा के नीचे एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, उदर गुहा बोले तो एब्डोमिनल कैविटी, ये उदर गुहा के नीचे दोनों पैरों के मध्य अत्यधिक वलित त्वचा, अत्यधिक वलित फोल्डेड स्किन, अत्यधिक वलित फोल्डेड स्किन त्वचा से बनी थैलेनुमा संरचना है, सैक लाइक स्ट्रक्चर, थैलेनुमा संरचना है। जिसमें वृषण स्थित होते हैं, जिसमें वृषण टेस्टिस पाए जाते हैं। वृषण या टेस्टिस पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि मनुष्य में वृषण शरीर से बाहर, वृषण कोश में, शरीर से बाहर वृषण कोश में स्क्रॉटल सैक होते हैं, क्योंकि मनुष्य के शरीर का तापमान लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है। इतने तापमान पर
शुक्राणु उत्पादन संभव नहीं होता, अतः वृषण कोश में तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होने के कारण इनमें शुक्राणु उत्पादन आसानी से हो जाता है या संभव हो पाता है। तो शुक्राणु उत्पादन के लिए या ऐसे कह सकते हैं टेम्परेचर कम रखने के लिए शरीर के बाहर वृषण कोश में ये वृषण स्थित रहते हैं। अब इसके नीचे हमने देखा गुबर्नैकुलम था, तो लिख सकते हैं कि वृषण कोश के अंदर या वृषण कोश में वृषण टेस्टिस, गुबर्नैकुलम या गुबर्नाकुलम नामक संरचना पर स्थित होता है। वृषण कोश स्क्रॉटल सैक की बात कर रहे हैं, उदर गुहा में एब्डोमिनल कैविटी के नीचे दोनों पैरों के बीच में क्यों था? तापमान कम है, शुक्राणु उत्पादन संभव हो पाएगा, गुबर्नैकुलम नामक संरचना पर स्थित होता है। अब यहां पर बात करते, देखो मनुष्य में नर की बात करते हैं। जब बच्चा गर्भाशय में यानी जब जन्म लेने से पूर्व 9 महीने अपने माता के गर्भाशय में परिपक्व हो रहा होता है, तब जन्म से कुछ समय पूर्व कुछ सप्ताह पहले ये वृषण पहले तो उदर में ही होते हैं। जब बच्चा मां के गर्भाशय में था, बच्चा नर मान लिया, नर भ्रूण है, मेल है, तो उसके टेस्टिस जो होते हैं उसके पेट में होते हैं, या ऐसे कह सकते हैं उदर गुहा में होते हैं। जन्म से कुछ सप्ताह पहले वे वृषण जो हैं नीचे उतरकर इस वृषण कोश में आ जाते हैं। कभी कभी नहीं आ पाते तो ऑपरेशन करके सही कर देते हैं। बाकी कई बार ऐसे हो जाता है कि अगर वृषण उदर गुहा में ही रह गए, वृषण कोश में नहीं आ पाए, क्रिप्टो ऑर्किडिज्म कहते हैं। जैसे बात करें शेर हुआ, मनुष्य हुआ, सांड हुआ, पैदा होने के बाद इन सभी के वृषण उनके वृषण कोश में ही पाए जाते हैं। शेर, मनुष्य और सांड इनके स्थायी रूप से वृषण कोश में रहते हैं। जबकि व्हेल जैसे जीवों में हम देखते हैं कि वृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। व्हेल भी क्या है? मैमल है, स्तनधारी है। तो व्हेल में हम क्या देखते हैं? वृषण उदर गुहा में ही पाए जाते हैं। और रोडेंट्स यानी जैसे चूहे वगैरह होते हैं, इनमें जनन ऋतु के दौरान या जनन के समय ये वृषण में आते हैं, वापस फिर उदर गुहा में चले जाते हैं। तो 3 कैटेगरी देख ली। एक तो जिनमें परमानेंट उदर गुहा से निकलकर कहां पर आ गए? वृषण में। कौन कौन?
सॉरी वृषण कोश में आ गए कौन कौन, शेर, मनुष्य और सांड। तो इन 3 कैटेगरी को भी लिख लेते हैं कि शेर, मनुष्य व सांड, बुल। इनके सामने ही लिख देता हूं, वृषण टेस्टिस, वृषण टेस्टिस वृषण कोश में ही रहते हैं। वृषण वृषण कोश में ही रहते हैं। टेस्टिस जो है इन स्क्रोटल सेक में ही रहते हैं। बाकी और बात करें, लामा वही आरबीसी वाला अपवाद, लामा ऊंट की प्रजाति का ही होता है। और रोडेंट्स, रोडेंट्स बोले तो जो कुतरते हैं जैसे चूहे। वृषण केवल जनन ऋतु में या केवल जनन के समय वृषण कोश में आते हैं। सीजनल है वही कि जब जनन की ऋतु आएगी या जब जनन करेंगे केवल तभी उतरकर वृषण कोश में आएंगे। जबकि हम वेल और हाथी भी आ जाएगा इसमें, जबकि वेल व हाथी में वृषण उदर गुहा में ही रहते हैं। उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी में ही रहते हैं। उदर गुहा में ही रहते हैं। तो वृषण कोश वगैरह की बात कर ली। और एक लास्ट और बात कि अच्छा, उसमें वृषण में ही ऐड कर दूंगा कि स्पर्मेटिक कॉर्ड से जुड़े हुए रहते हैं। अब आगे बात करते हैं अगली संरचना, वृषण। अगली संरचना आ जाएगी आपके वृषण टेस्टिस। वृषण या टेस्टिस लिख सकते हैं। गुलाबी रंग के कॉमा 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, लगभग 3 सेंटीमीटर चौड़े। प्राथमिक जनन अंग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, प्राथमिक जनन अंग जो कि शुक्राणु निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस। शुक्राणु का निर्माण क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। करते हैं। एक बार थोड़ा आपको वृषण कोश, सॉरी वृषण के बारे में बताते हैं। वृषण कोश तो देख लिया। वृषण में हमने देखा था ऐसे कुछ कंपार्टमेंट थे।
ये वृषण, वृषण के अंदर कई कंपार्टमेंट बना देते हैं। ये इन कंपार्टमेंट में हम कई सेमिनिफेरस नलिकाएं देखते हैं। These are known as seminiferous tubules या seminiferous नलिकाएं। जिनमें शुक्राणु उत्पादन होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया बोल तो दिया अपन ने कि कहाँ हो रहा है, टेस्टिस में होता है। टेस्टिस में भी कहां पर, सेमिनिफेरस नलिकाएं, शुक्राणु निर्माण, स्पर्मेटोजेनेसिस। नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर कुछ इन चैम्बर्स में कुछ सेल्स भी पाई जाती हैं जिन्हें लिडिक सेल्स कहते हैं। ये लिडिक सेल्स, जब हमने पीयूष ग्रंथि पढ़ी थी, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो पीयूष ग्रंथि से निकला हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच हार्मोन, इन लिडिक सेल्स को स्टिमुलेट करता है। किस चीज के लिए? टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण करने के लिए। तो टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कर कौन रही हैं? लिडिक सेल्स। टेस्टोस्टेरोन का स्त्रवण, सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। और फिर लास्ट में देखते हैं कि यहां पर कुछ कुछ बीच में दूसरी सेल्स भी पाई जाती हैं जो कि परिपक्व होते हुए शुक्राणु को पोषण प्रदान करती है। सर्टोली सेल्स, सर्टोली सेल्स या नर्स सेल्स या सस्टेंटेक्युलर सेल्स, ये पाई जाती हैं और इनका काम शुक्राणु को पोषण या न्यूट्रिशन शुक्राणु को पोषण या न्यूट्रिशन प्रदान करना होता है। केवल एक टेस्टिस बनाया है, ठीक है, लेकिन हमने इनमें कार्य देख लिए कि भाई टेस्टिस में क्या क्या है, क्या क्या कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने यहीं पर मेंशन कर दिया है। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं अधिवृषण की। इस टेस्टिस के ऊपर ही घेरे रहता है ये अधिवृषण। अधिवृषण एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस अधिवृषण।
ठीक है, तो वृषण की बात कर ली हमने, देख भी लिया शुक्राणु निर्माण कहाँ पर हो रहा है, सेमिनिफेरस नलिका में। टेस्टोस्टेरोन सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है, लीडिक सेल्स से। सर्टोली सेल्स, नर्व सेल्स या सस्टेंटिकुलर सेल्स का काम क्या है, शुक्राणुओं को पोषण देना, न्यूट्रिशन देना। इसके बाद हम बात करते हैं कि अधिवृषण, लिख लेते हैं इसमें कि अधिवृषण एपिडिडाइमिस, अधिवृषण या एपिडिडाइमिस लंबी कुंडलित नलिका के समान संरचना, जहां शुक्राणु निर्माण, शुक्राणु का संचयन, स्टोरेज, शुक्राणु का संचयन, स्टोरेज तथा परिपक्वन, मैचुरेशन होता है। अधिवृषण की बात कर ली। अधिवृषण के बाद हम देखते हैं, अधिवृषण के बाद छोटी छोटी नलिकाएं जिन्हें कहते हैं शुक्रवाहिकाएं। ये शुक्रवाहिकाएं शुक्राणुओं को वृषण से अधिवृषण में पहुंचाती है। तो लिख सकते हैं बाकी संरचनाएं, इनके बारे में भी बात कर रहे हैं कि वृषण से, वृषण टेस्टिस से शुक्राणुओं को, स्पर्म्स को शुक्रवाहिकाओं वासा इफेरेंशिया के द्वारा अधिवृषण में पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रत्येक वृषण की ओर से एक एक शुक्रवाहिनी, देखो शुक्रवाहिकाएं तो अलग अलग हैं, संख्या में ज्यादा है, लेकिन शुक्रवाहिनियां होती हैं दो। एक एक शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंशिया प्रत्येक वृषण की ओर से एक एक शुक्रवाहिनी वासा डिफरेंशिया शुक्राणुओं को
शुक्राणुओं को वृषण कोश से उदर गुहा की ओर, उदर गुहा एब्डोमिनल कैविटी की ओर ले जाती है। अब हमने देखा कि शुक्र वाहिकाएं तो वृषण से अधिवृषण में पहुंचा रही थी, अब ये अधिवृषण से आगे यानी उदर गुहा की ओर ले जाने का काम कर रही है शुक्र वाहिनियां। फिर हम बात करते हैं शुक्राशय की। तो शुक्राशय से स्रवित जो शुक्र द्रव सेमाइनल फ्लूइड होता है वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं शुक्राशय की, बात कर लेते हैं यहां पर भाई सेमाइनल वेसिकल, शुक्राशय। शुक्राशय की बात करूं मैं तो लिख सकते हैं कि प्रत्येक शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर एब्डोमिनल कैविटी में पहुंचकर प्रत्येक शुक्रवाहिनी उदर गुहा में पहुंचकर शुक्राशय के साथ मिलकर स्खलन वाहिनी इजैक्युलेटरी डक्ट कर स्खलन वाहिनी इजैक्युलेटरी डक्ट, अपन ने डायग्राम में नहीं दिखाया उससे, स्खलन वाहिनी या इजैक्युलेटरी डक्ट का निर्माण करती है। निर्माण करती है। अब देखो एक बार मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं, क्योंकि यहां पर हमने दिखाया नहीं था इससे। देखिए यहाँ पर एक्चुअली क्या है कि ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए मैंने दिखाया नहीं। बाकी यहीं पर दोनों मिलकर ये यहाँ पर इजैक्युलेटरी डक्ट का निर्माण करते हैं। क्यों इजैक्युलेटरी कहा? क्योंकि संभोग के दौरान या ड्यूरिंग सेक्स जब फोर्स के साथ सीमन निकलता है तो सीमन का निकलना स्खलन कहलाता, वीर्य स्खलन। और ये सेमाइनल वेसिकल जो होता है, भाई इधर से शुक्राणु आ गए। अब शुक्राणु यहां तक इस पेनिस से बाहर निकलने के लिए, यानी एक तरह से शुक्राणुओं को तरल माध्यम चाहिए था जिसमें वो तैरते हुए इस पेनिस से बाहर आ सकें, और जब मादा के शरीर में प्रवेश करें तो वहां पर भी उसको वह तरल माध्यम मिले। तो ये जो दोनों मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? स्खलन वाहिनी का। और यहां पर जो वीर्य का 50% से भी अधिक हिस्सा, या ऐसे कह सकते हैं अधिकांश भाग कौन बनाता है? इस शुक्राशय से निकला शुक्र द्रव। सेमाइनल फ्लूइड जो होता है वह इस शुक्र या शुक्राणुओं को तैरने का माध्यम भी दे रहा है, प्लस वीर्य का अधिकांश भाग भी बनाता है। लिख सकते हैं कि शुक्राशय से शुक्र द्रव सेमाइनल फ्लूइड का सेमाइनल फ्लूइड या शुक्र द्रव का स्रवण
सिक्रेशन होता है, जो कि वीर्य के अधिकांश भाग का निर्माण करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये तरल द्रव शुक्राणुओं को तैरने का माध्यम प्रदान करता है। तैरने का या तैरने हेतु माध्यम प्रदान करता है। तो ये हमने शुक्राशय की भी बात कर ली, शुक्रवाहिनी के अंतिम सिरे पर था। और इसके बाद जो ग्रंथियां हैं, जैसे प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपर ग्लैंड्स की बात कर लेते हैं। तो बात करते हैं, यहां से जो स्खलन नलिका बनी थी, जैक्युलेटरी डक्ट थी, वो आगे जाकर यहीं इस प्रोस्टेट ग्लैंड से जुड़ी रहती है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड से भी तरल चिपचिपा द्रव स्रावित होता है, जिसे प्रोस्टेट फ्लूइड कहते हैं, प्रोस्टेट द्रव कहते हैं। यह भी वीर्य के निर्माण में सहायता करता है। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलने वाला तरल चिपचिपा द्रव इस शुक्र द्रव के साथ मिलकर अब वीर्य का निर्माण करेगा। हल्के क्षारीय प्रकृति का होता है, ठीक है, स्लाइटली बेसिक नेचर का होता है प्रोस्टेटिक फ्लूइड। तो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलेगा, सॉरी, इसकी जो पीएच थोड़ी सी एसिडिक होती है, बेसिक ना होकर, क्षारीय ना होकर अम्लीय होता है। तो लिखते हैं, शुक्राशय के आगे लिख लेते हैं प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि, तरल चिपचिपे द्रव का स्रवण, जो कि वीर्य निर्माण में सहायक हल्का अम्लीय प्रकृति का